से आप गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। फाइन तो होना भी चाहिए। मॉर्निंग गुड कब होएगी? जब आप फाइन होगे तभी तो मॉर्निंग गुड होगी, वरना डल हो जाती है। तो आज एक फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इजी कैसे है कि हम एक्चुअली हम साइंस को क्या करते हैं, साइंस को हम समझते हैं सब्जेक्ट है। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। ये तो हमारी डेली लाइफ की जो इवेंट्स है ना, वही साइंस है। जो हम रोजाना करते हैं, देखते हैं, दूसरे लोग करते हैं, नेचर करता है। नेचर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं जिनको स्टडी किया साइंटिस्ट ने, और उनको आज आप साइंस का नाम लेकर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, अंडरस्टैंड? अपनी पहली, इससे पहली क्लासेस में आप ऐसे डिस्टर्बेंस में कैसे पढ़ाएंगे? फोर्स एंड प्रेशर। आप डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं और उन काम को हम नए नए वर्ड से एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग वर्ड्स। लाइक क्या किया मैंने, बताइए? क्या किया? लिफ्ट। बोतल को लिफ्ट किया, उठाया। अभी इसको ऐसे फेंक देता हूं तो थ्रो किया, ठीक है? इस टेबल को ऐसे धक्का मारता हूं तो पुश किया, और अपनी तरफ खींच लेता हूं तो पुल किया। अंडरस्टैंड? कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको या तो लिफ्ट करते हैं, या तो पुश करते हैं, या पुल करते हैं, या फिर थ्रो करते हैं, टर्न करते हैं। इन सब में हमें ताकत लगानी पड़ती है। और जो ताकत वर्ड मैंने यूज किया है, दिस वर्ड इन साइंस इज नोन एज फोर्स। एनी पुल और पुश, रिमेंबर टू वर्ड्स। विच टू वर्ड्स? पुल और पुश। एनी पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। एनी पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। हम जितने भी क्वांटिटीज हैं उनको किसी न किसी नाम से मेजर करते हैं, और जिनको मेजर करने का नाम होता है वो यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट। तो सर तेरा ध्यान नहीं क्लास में, ध्यान नजर लगा। यूनिट। तो जैसे आप मार्केट जाते हो, कपड़ा खरीदते हो, आप क्या बोलते हो दुकानदार को? इतने मीटर कपड़ा दे दो। अभी तो आप रेडीमेड लेकर आते हो, लेकिन आप जब कपड़ा सिलवाने के लिए लेकर आते हो तो उससे बोलते हो इतना मीटर कपड़ा दे दो। वहां पर मीटर के शब्द का यूज किया आपने। आप दुकानदार के पास गए, वहां पर तोलवा कर कोई चीज लेकर आ रहे हो, आप किलोग्राम या ग्राम वर्ड का यूज करते हो। वो क्या है? वो मेजरिंग यूनिट्स हैं उनकी, उनको मेजर करने का यूनिट है। ऐसे ही फोर्स को भी मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होगा। किसमें मेजर करते हैं फोर्स को? यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। व्हाट? व्हाट द यूनिट ऑफ फोर्स?
न्यूटन. We can say kilogram per meter. Kilogram per meter is the other name of Newton. 1 Newton equals to 1 kilogram per meter. Understand? अब अगर हम बात करें कि न्यूटन जो इसकी यूनिट है, तो आपने जो फोर्स लगाया किसी भी चीज पर उसको आप कैसे कहेंगे? 10 न्यूटन्स, 15 न्यूटन्स, 40 न्यूटन. और इसके लिए एक लेटर यूज होगा, इसका फर्स्ट जो लेटर है न्यूटन वर्ड का एन. क्या? एन. अगर आप कहीं पर लिखा देखते हैं 10 एन, 15 एन, किसी भी नंबर के पीछे एन लेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? दैट इज फोर्स, दैट इज अमाउंट ऑफ फोर्स. आई बात समझ? अमाउंट ऑफ फोर्स. जैसे कि आप पता लगा लेते हैं किसी चीज के पीछे किलोग्राम लिखा है तो आपको पता लग जाता है दैट इज अमाउंट ऑफ वेट. किलोग्राम पर मीटर. फोर्स नहीं, फोर्स, ये दोनों ही फोर्स के यूनिट हैं. बैठिए, दोनों ही फोर्स के यूनिट हैं. अगर आपको कहीं पर किलोग्राम पर मीटर लिखा मिल जाए तब भी आप क्या कहेंगे? कि फोर्स लग रहा है. अगर कहीं न्यूटन लिखा मिल जाए किसी नंबर के पीछे तब भी आप क्या कहेंगे? फोर्स लग रहा है. फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देखते भी हो, करते भी हो. एप्लीकेशंस फोर्स के हर मिनट हो रहे हैं. मैंने मार्कर उठाया हुआ है तो यहां पर भी फोर्स लग रहा है. और जो इसके मेजर एप्लीकेशंस हैं उनको समझ लीजिए कि कहां कहां फोर्स अप्लाई होता है और क्या क्या हमारी लाइफ में वो चेंजेस लाता है फोर्स. तो एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स. एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स. हम कहां कहां अप्लाई करते हैं फोर्स और क्या क्या काम करता है फोर्स हमारे लिए? क्या हम फोर्स से किसी चीज का शेप चेंज कर सकते हैं? बताइए. यस, वी कैन चेंज द शेप ऑफ एनीथिंग अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करके शेप चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेपर का शेप चेंज कर रहे हैं भाई. वाटर बोतल जो प्लास्टिक की होती है, आप उसे दबा दें थोड़ा सा तो उसका भी शेप चेंज हो जाता है. किसी भी मेटल की चीज पर आप हथौड़ा मार दें उसका भी शेप चेंज हो जाता है. एक बैलून जो फूला हुआ है उसे आप दबा दीजिए, उसका भी शेप चेंज हो जाता है. एक रबड़ का बॉल, उसको आप अंदर की तरफ दबाएंगे तो उसका भी शेप चेंज हो जाता है. तो वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ, किसी भी चीज का शेप चेंज कर सकता है. क्या साइज चेंज कर सकता है? बताइए, क्या साइज चेंज कर सकता है? यस. आप एक रबड़ बैंड को खींचिए, साइज चेंज होगा नहीं होगा? हो जाएगा. ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर साइज चेंज हो. क्या डायरेक्शन चेंज हो सकता है? डायरेक्शन चेंज हो सकता है क्या? बताइए. यस, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग बॉडी. आप कार या बाइक चला रहे हो, स्टीयरिंग घुमाते हो, फोर्स लगाया, लेफ्ट को घुमा दिया, लेफ्ट को चली गई, राइट को घुमा दिया, राइट को चली गई. डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स. क्या कर सकता है? डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. इन्हीं शेप, साइज और डायरेक्शन को चेंज करने के बाद एक और चीज बच जाती है. क्या मोशन चेंज कर सकता है? मोशन, मोशन बोले तो गति, स्पीड. कोई चीज धीमे चल रही है, क्या उसको आप फोर्स लगाकर तेज चला सकते हो?
कोई तेज चल रही है चीज की आप फोर्स लगाकर उसको धीमा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते, पॉसिबल। गाड़ी पर आप ब्रेक अप्लाई करते हो, स्लो हो जाती है चलती हुई गाड़ी पर। धीमे चल रही है, आप एक्सीलरेट कर दो, तेज चलने लग जाती है। चलो वो तो ऑटोमेटिक गाड़ियों की बात हो गई। आप एक बॉल को, जो आपके फर्श पर पड़ा हुआ है रबड़ का बॉल, आप उसको पुश करते हो ऐसे हाथ मारकर या किक करके आप उसको पुश करते हो, तो वो बहुत तेज चलने लग जाती है। और चलती हुई बॉल के सामने आप अपना पैर अड़ा दो, हाथ अड़ा दो, तो वो रुक जाती है। तो वहां भी आपने क्या किया? यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। उसे तेज करने के लिए भी, उसे चलाने के लिए भी, उसे रोकने के लिए भी आप क्या अप्लाई कर रहे हो? उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो देखिए लाइफ के हर एक्टिविटी में हमने फोर्स लगाया। इवन वी आर ईटिंग फूड, तब भी हम फोर्स ही लगा रहे हैं। आपको स्पून को उठाना पड़ेगा, और उठा रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो। जब आप कमरे में एंटर कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, तब भी आप फोर्स लगा रहे हो। गेट को पुश करते हो या पुल करते हो। तो कितने इजी इजी एग्जांपल्स हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं फोर्स के। तो फोर्स इज वेरी कॉमन थिंग। बिना फोर्स के तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। यहां इस डिस्कशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स, राइट वन। नंबर वन, कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स। नंबर टू, नॉन कॉन्टेक्ट force. These are two types of force. Contact force and non-contact force are the two types of force. अच्छा टेल मी, आप बिना टच किए इस नोटबुक को उठा सकते हो? बिना इसके साथ कांटेक्ट किए उठा सकते हो उसको? नहीं, नहीं उठा सकते। क्या आप बिना कांटेक्ट किए इस टेबल को धकेल सकते हो? नहीं। वो कह रहा हाँ, बताइए कैसे, किससे? बट मैंने तो आपका, आपको करने को कहा, मैग्नेट थोड़ी लाना है बीच में। नहीं, कोई मैग्नेट यूज नहीं करना है। मैंने बोला है सिर्फ आपको अपना बॉडी यूज करना है। उससे बिना टच किए क्या आप नोटबुक उठा सकते हो? क्या आप टेबल को घसीट सकते हो? कुछ कर सकते हो ऐसा? बिना टच करे, बिना उनके कांटेक्ट में आए नहीं कर सकते। तो जिन फोर्सेस के लिए दो बॉडीज के बीच में, दो सब्सटेंसेस के बीच में कांटेक्ट होता है, फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट होता है, टच में आते हैं एक दूसरे के में, वो फोर्सेस कहलाते हैं कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कांटेक्ट फोर्सेस की बात करें तो कांटेक्ट फोर्सेस में नंबर वन आता है मस्क्यूलर फोर्स। कौन सा बेटा? मस्क्यूलर फोर्स। किस वर्ड से बना हुआ मस्क्यूलर वर्ड? मसल से। मसल्स कहां होते हैं? एवरी लिविंग थिंग हैज मसल्स। जितनी भी जीवित चीजें हैं, एनिमल्स मोस्टली, उनमें क्या है? मसल्स है। अब मसल्स दिखाने का मतलब नहीं है आप यहाँ बॉडी बॉडी बिल्डिंग करने लग जाएं, वो वाला मसल्स की बात नहीं हो रही है। मसल्स तो हर एक चीज के अंदर है। और जब उस मसल से काम करेगा कोई, उस मसल का इस्तेमाल करेगा, तो कौन सा फोर्स लगेगा? मस्क्यूलर फोर्स लगेगा। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो अपने बॉडी से, वो मस्क्यूलर फोर्स के थ्रू हो रही है। कौन से फोर्स से हो रही है? मस्क्यूलर फोर्स से वो एक्टिविटी हो रही है जो आप लोग कर रहे हो। एक बुल कार्ट को खींच रहा है, कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स है। क्या बुल कार्ट के कांटेक्ट में है? यस। वो बिना कांटेक्ट के उसको नहीं खींच पाएगा। एक चिड़िया लकड़ी उठाकर ले जा रही है, वो भी मस्कुलर फोर्स लगा रही है।
तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब काम करेंगे तो उनकी जो एक्टिविटीज होंगी उनमें कौन सा फोर्स लगेगा? मस्कुलर फोर्स. एंड मस्कुलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट force. Is a type of contact force. Which force? Muscular. Muscular force is a type of contact force. Number 2, contact force का सेकेंड एग्जांपल देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रिक्शन? Friction is any force that comes place when two bodies are in contact and they are working like this. We are going on the earth. Our feet in contact with the earth, with the floor. So we can say force of friction is applying between our sole of shoe and the floor. हम खड़े हुए हैं किस वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से. अगर फ्रिक्शन नहीं होता हमारे शू में और ये टाइल्स बिल्कुल चिकनी कर दी जाए, इनके ऊपर आप क्या करो? ऑयल डाल दो या फिर वॉशिंग पाउडर घोलकर पानी डाल दो इसके ऊपर और फिर आप खड़े होना चाहें, मुश्किल होगा या आसान? मुश्किल हो जाएगा, आप फिसलने लग जाएंगे इसके ऊपर. क्या रीजन है? क्योंकि फ्रिक्शन कम कर दिया आपने इस पर चिकना पदार्थ डालकर उसका फ्रिक्शन कम कर दिया. फ्रिक्शन कम हो गया तो आप टिक नहीं पा सकते. हम टिके हुए हैं तो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. हम खड़े हुए हैं फ्रिक्शन की वजह से. ये टेबल खड़ा हुआ फ्रिक्शन की वजह से. हम चल पाते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से. अगर जमीन में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारे पैर वहीं पर फिसलते रहेंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो फ्रिक्शन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन फ्रिक्शन के लिए दो बॉडीज का कांटेक्ट में होना जरूरी है. इसलिए फ्रिक्शन भी कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट. कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है फ्रिक्शन भी. तो ये दो टाइप के कांटेक्ट फोर्स होते हैं. नंबर 1 मस्कुलर फोर्स एंड नंबर 2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नंबर 2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इनकी डिटेल्स आगे पढ़ेंगे. उससे पहले जो नंबर 2 टाइप का मैंने आपको फोर्स बताया था, नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसकी बात कर लेते हैं. कौन सा? नॉन कांटेक्ट फोर्स. ठीक है बेटा, नॉन कांटेक्ट. अभी मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था क्या आप बिना टच किए नोटबुक उठा सकते हो? क्या आप बिना टच किए टेबल को धकेल सकते हो? तो आपका जवाब था सर ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन एक यस कह रहा था कि ट्रिकी आंसर दे रहा था, वो कह रहा था सर मैं मैग्नेट से ये काम कर सकता हूं. मैग्नेट से काम कर सकता हूं. और वो बिल्कुल राइट कह रहा था कि अगर कोई आयरन, निकल, कोबाल्ट की चीज होगी तो हम उसे मैग्नेट के पावर से मूव करा सकते हैं उसकी जगह से, बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए. तो टाइप नंबर 2 नॉन कांटेक्ट फोर्स. टाइप नंबर 2 नॉन कांटेक्ट फोर्स. इन फोर्सेस में जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस चीज के कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं होता. उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉडी के कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है. बिना कांटेक्ट में आई फोर्स अप्लाई हो जाता है. कैसे हो जाता है? आपने मैग्नेट की बात करी थी, चलिए हम मैग्नेट की बात कर लेते हैं शुरुआत में. मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. When a magnet works without coming contact with any body, that force is known as non-contact force or magnetic force. आप मैग्नेट को यहां रखिए, यहां मैग्नेट है और उससे कुछ सेंटीमीटर दूरी पर आपने आयरन नेल्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे डाले हुए हैं.
तो क्या इस मैग्नेट को इनको अपनी तरफ खींचने के लिए इनके कांटेक्ट में आना पड़ेगा? नहीं, वो कुछ सेंटीमीटर दूरी से इनको खींच लेगा। आपने मैग्नेट से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपने घर पर, करते हो? कई बार स्पीकर्स वगैरह में से मैग्नेट निकल आते हैं, घर में पड़े रहते हैं और आप उनसे फिर एक्टिविटीज करते रहते हो और वो एक्टिविटीज में आपको बहुत मजा भी आता है। कई बार तो हम क्या करते हैं, बीच में एक गत्ता लगा लिया, उसके ऊपर आयरन की कोई चीज रख ली, नीचे मैग्नेट से उसको खिसका रहे हो, कहते हैं देखो जादू कर दिया मैंने, बिना टच करे इसको यहां से यहां चला दिया, वहां से वहां घुमा दिया। तो जैसे यहाँ मैग्नेट लगा रहेगा तो उसकी पावर इसके साथ में रहेगी और वो मैग्नेट को आप जिधर घुमाओगे उधर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट उसके साथ साथ चलने लग जाता है। राइट वन? ऐसा देखा है आपने? किया आपने लाइफ में खुद किया है? तो ये कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स किस तरह का फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सेकेंड वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विच? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसके भी आप डेली लाइफ में कई एप्लीकेशंस अनजाने में ही कर जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो हो जाता है। कैसे? जब आप कभी कंघी कर रहे होते अपने बालों में तो आपको पता होता है कि कंघी के अंदर कोई चार्ज आ गया है या कंघी कोई काम कर सकती है, इसके अलावा हम अगर कंघी पर हाथ ना भी लगाएं इसके बाद तो वो काम कर सकती है। कैसे? उस कंघी को आप डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास लाइए, उन पार्टिकल्स को बिना टच किए खींच लीजिए अपनी तरफ। कैसे खींच लिया? बिकॉज जब आप उसको अपने बालों के साथ रगड़ रहे थे, कंघी कर रहे थे, तो वो चार्ज हो गई। क्या हो गया? चार्ज हो गया। उसके पार्टिकल्स जो थे, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, वो पार्टिकल चार्ज हो गए, उनमें इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट आ गया। अब वो चार्ज बॉडी क्या कर सकती है? काम कर सकती है। कोई भी चार्ज बॉडी काम कर सकती है। आप देखते हो ना, आप चार्जर लगाते हो मोबाइल्स में, आप चार्जर लगाते हो, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक जो चार्जेबल डिवाइसेज आते हैं, ट्रिमर वगैरह, वो कैसे हैं? वो बैटरी से चार्ज लेकर काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जब कंघी चार्ज हो गई तो वो भी काम कर रही है। इसके अलावा इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपने दो बैलून्स लिया और उनको धागे से फ्रीली लटका दिया, ऐसे धागे से फ्रीली लटकाया हुआ है, और आपने उनको रूम में है जहां पर एयर नहीं चल रही है, बिल्कुल भी एयर नहीं है, ऐसे रूम में लटकाया है। आप एयर वाले रूम में रखोगे या ओपन प्लेस में रखोगे तो क्या होगा? ये बैलून्स अपने आप हवा से मूव करते रहेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इस एक्टिविटी को ऐसे प्लेस पर किया जाता है जहां पर एयर ना हो। आपने दो बैलून्स को ऐसे लटकाया और उनमें से एक को रगड़ दिया, किसके साथ में? किससे रगड़ोगे बताओ? रेशम के कपड़े से रगड़ दीजिए। किससे? रेशम या ऊन के कपड़े से उसको रगड़ दीजिए। ठीक है? और रगड़ना ऐसे है कि आपके हाथ टच ना रहे उससे, वरना उसका चार्ज आपके हाथ में जाता रहेगा, वो चार्ज होगा नहीं। आपने इसको रगड़ा और रगड़ते ही आप देखेंगे कि इस बैलून को आपने रगड़ा है, ठीक है, और ये जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो ये इसकी तरफ मूव करेगा और दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो कौन सा फोर्स लगा जिसके कारण वो चिपक गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां पर जो इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ है। वो वर्ड किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है चीजों को रगड़ने से, और वो चार्ज हो जाती हैं, चार्ज होकर काम करती हैं। चार्ज होकर काम करती हैं तो यहां पर बैलून्स को आपने देखा कि वो वर्क कर रहे हैं चार्ज होने पर, और जब चार्ज नहीं थे तो वो अपनी स्टैटिक कंडीशन में वहीं पर थे जहां पर आपने छोड़ा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। समझे बेटा? कौन सा फोर्स कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। राइट? नंबर 3, एक फोर्स ऐसा है जो हमेशा काम करता रहता है और आपको पता ही नहीं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स हमेशा काम करता रहता है। कैसे? हम इस जमीन पर मौजूद हैं तो किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम रैंडमली ऐसे घूम रहे होते वायुमंडल में। जीरो ग्रेविटी होती नहीं तो रैंडमली घूम रहे होते कहीं भी, कैसे भी, कोई किधर भी जा रहा होता, कंट्रोल नहीं होता किसी का अपने ऊपर। इस ग्रेविटी की वजह से हम यहां पर हैं। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल समझिए, आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो क्या ऊपर ही चली चली जाती है, नीचे आती है? कुछ टाइम बाद वो नीचे आ जाती है। आपने तो ताकत लगाकर उसको फेंक दिया ऊपर। और मैंने शुरुआत में ही बताया था, किसी भी चीज को रोकने के लिए और चलाने के लिए दोनों ही कंडीशन में फोर्स लगाना पड़ता है। आपने फोर्स लगाकर चीज को ऊपर तो फेंक दिया, अभी उसको रोका किसने ऊपर जाने से? फोर्स ने। किसने रोका? फोर्स ने। लेकिन वो फोर्स आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऊपर कोई भूत बैठा के जो फोर्स लगा रहा है जिसने उसको रोका? नहीं, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी ने तो उसको रोका और ज्यादा ऊपर जाने से, और वही उसको नीचे ला रहा है। राइट? कौन ला रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आया? दिस इज द फोर्स ऑफ अर्थ। जो फोर्स अर्थ लगाती है उस फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स ऑटोमेटिकली चलता ही रहेगा जब तक आप कहां पर रहेंगे? अर्थ पर रहेंगे। आप किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाएं तो वहां पर उस प्लेनेट का ग्रेविटी काम करेगा, अर्थ का नहीं करेगा। फिर अर्थ का काम तभी तक है जब आप उसके ग्रेविटी एरिया में मौजूद हो। अंडरस्टैंड? एक वर्ड आपने सुना होगा, स्पेस, अंतरिक्ष। वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं होता, जीरो ग्रेविटी होता है। तो वहां पर कोई बॉडी आप छोड़ दोगे ऐसे तो रैंडमली मूव करती रहेगी इधर उधर, उसका अपने ऊपर कोई काबू कंट्रोल नहीं रहेगा, एक जगह से फिर नहीं रह सकती। यू कैन से दैट। तो तीन फोर्स हमने पढ़े नॉन मैग्नेटिक फोर्स में। सबसे पहला क्या पढ़ा? सॉरी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। रिपीट करिए दोबारा से, बोलिए। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस टाइप के फोर्स हैं तीनों? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। किस टाइप के फोर्स हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कितने एग्जांपल दिए मैंने आपको? तो वो कौन कौन से थे? मस्क्यूलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मस्क्यूलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगेन मस्क्यूलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी मैं एक फोर्स इस्तेमाल करूंगा और आपको बताना है वो कौन से टाइप का फोर्स है। ठीक है? अच्छा जी, मैं वॉक कर रहा हूं और यहां भी फोर्स ही लग रहा है, तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए? दो फोर्स यहां पे काम कर रहे हैं। एक तो मस्क्यूलर फोर्स, मेरे टांगों का मसल्स काम कर रहा है तो मस्क्यूलर फोर्स हो गया। लेकिन जो मैं चल पा रहा हूं तो किसकी वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं यहीं पे फिसल जाता, आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है और मस्क्यूलर फोर्स भी काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये होगा, बेटा मैं ऊपर जाता और वो मुझे नीचे खींच रहा होता, तब वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा होता। ठीक है? तो वो अलग बात है। अभी हम यहाँ पर जमीन पर रुके हुए हैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब लग तो रहा है लेकिन वो एप्लीकेशन उसके नहीं हो रहे हैं। अभी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज आ रही होती है तो वहां पर हमें साफ एप्लीकेशन दिख जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। राइट? तो ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस समझ में आ गए आपको? दोबारा से बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। गुड, आगे बढ़ते हैं। मैंने ऊपर एक और वर्ड लिखा हुआ, प्रेशर। क्या वर्ड है? प्रेशर वर्ड है।
तो प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर क्या है? ये भी कहीं ना कहीं फोर्स से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फोर्स से ही रिलेटेड है। बिना फोर्स के प्रेशर हो ही नहीं सकता। अगर आपसे कहा जाए कि आपको फोर्स लगाना है और इतने एरिया पर लगाना है, निश्चित कर दिया जाए कि आपको फोर्स लगाना है और इतने एरिया पर फोर्स लगाना है, तब वो फोर्स फोर्स ना कहलाकर प्रेशर कहलाएगा। तब वो फोर्स फोर्स ना कहलाकर क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। हाँ जी। जैसे कि आप से कह दिया कि आपको इस एरिया में एक कील ठोकना है, तो निश्चित एरिया दे दिया गया आपको और आप उसी में ताकत लगा रहे हैं। हाँ, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा प्रेशर का? द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज the force applied per unit area is known as pressure, is known as pressure। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन या किलोग्राम पर मीटर। उसी तरह से प्रेशर का भी कोई यूनिट होता होगा जरूर। तो प्रेशर का यूनिट क्या बताइए? नहीं पता आपको? प्रेशर का यूनिट है पास्कल। क्या है बेटा? पास्कल। तो यूनिट ऑफ, नहीं, यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू पास्कल। पास्कल को जैसे शॉर्ट में मैंने बताया आपको, न्यूटन को एन लेटर से डिनोटेड करते हैं, तो पास्कल को पीए से डिनोटेड करते हैं। पीए, पास्कल। अगर किसी क्वांटिटी के पीछे, किसी नंबर के पीछे पीए लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? वो प्रेशर बता रहा है कि यहां पर इतने पास्कल का प्रेशर लगा हुआ है। जैसे मैंने बताया 1 न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम पर मीटर, 1 किलोग्राम पर मीटर। उसी तरह से क्या इसका भी कोई यूनिट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखिए, आप फोर्स की जगह पर फोर्स का यूनिट लिख दीजिए किलोग्राम पर मीटर, लिख दिया हमने। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर किलोग्राम और नीचे मीटर, यानी कि न्यूमरेटर में किलोग्राम, डिनोमिनेटर में मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे जो एरिया का यूनिट है, कोई बताएगा एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। मीटर में नहीं, मीटर में तो लेंथ को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं एरिया। तो आप मीटर स्क्वायर तो अगर यहां पर इसके साथ में कैलकुलेट करें, मीटर स्क्वायर इसके साथ में कैलकुलेट करें, तब आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिट क्या बनकर आएगा। करिए। अरे एरिया का वो लगाइए, इसके साथ में फॉर्मूला क्या बन के आएगा? वो तो मैंने लिख दिया वहां पर कि किलोग्राम पर मीटर, और इसे डिवाइड कर रहा है यहां पर कौन? एरिया का। और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। क्या है? मीटर स्क्वायर। तो भैया आप मीटर स्क्वायर को जब इसके साथ कैलकुलेट करेंगे किलोग्राम पर मीटर के साथ में, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज इक्वल टू 1 पास्कल, विच इज इक्वल टू 1 पास्कल। कर सकते हो कैलकुलेट नोटबुक में अपनी में? अच्छा, करके बताइए। है ही नहीं यहाँ पर नोटबुक?
चलो बैठो, अभी बाद में करो। तो आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। दूसरा, प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। और प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। क्या है, पास्कल। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है। अच्छा जी, पास्कल प्रेशर का एसआई यूनिट हो गया। तो आप ये बताइए कि किसी चीज का प्रेशर बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए उस पर हमें फोर्स ही कम ज्यादा करना पड़ेगा केवल, या एरिया से भी फर्क पड़ेगा? अगर हम किसी चीज का प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो केवल हम फोर्स पर काम करेंगे, या उस पर असर डाल सकता है एरिया भी, एरिया भी उस पर फर्क डालेगा। अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर जितने क्वांटिटीज मौजूद हैं वो सब जिम्मेदार होते हैं उसको घटाने और बढ़ाने के लिए। हम पढ़ रहे हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स भी जिम्मेदार होगा और एरिया भी जिम्मेदार होगा, क्या बढ़ाने के लिए, प्रेशर को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। राइट। कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज को? आपने देखा कि फोर्स अपॉन एरिया मैंने यहां पर लिखा, फोर्स अपॉन एरिया, और ये किसके इक्वल है, ये प्रेशर के इक्वल है। किसके है बेटा, प्रेशर के इक्वल है। और जब आप ऐसे इक्वेशन को सोल्व कर रहे होते हो तो जो डिनोमिनेटर होता है अगर आप उसको इंक्रीज करते हो तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, और आप न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हो तो सर अगर आप न्यूमरेटर की मात्रा बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर आप डिनोमिनेटर का बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आया बात? और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन है, एरिया। तो कहने का मतलब अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। राइट? क्या बोला मैंने, एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई प्रेशर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। टू फैक्टर्स, फोर्स एंड एरिया अफेक्ट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक कील दिया, नेल, जाल तो कैसी होती है नेल्स, एक तरफ से ऐसे चौड़ी होती है तो दूसरी तरफ से ऐसे पतली होती है, होता है ऐसा नेल। अगर आप यहां से आपसे मैं पूछूं कि एरिया किधर ज्यादा है नेल पर, नेल का यहां पर एरिया ज्यादा है, यहां पर एरिया ज्यादा है, यहां लेफ्ट साइड पर इसका एरिया ज्यादा है, और यहां पर एरिया कम है। जहां नेल का नोक है वहां पर एरिया कम है और उसके बैक पर एरिया ज्यादा है। अगर आप इस नेल को दीवार में एंटर कराना चाहते हो तो आप इसको यहां पर चोट करोगे, ये टच करोगे दीवार के साथ में, या इस हिस्से को दीवार में टच करोगे, यहां चोट करोगे, क्या करोगे बताओ? आप पॉइंट वाली चीज को टच करेंगे दीवार पर और यहां पर चोट करेंगे, यहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से प्रेशर ज्यादा होगा और ये इजीली एंटर हो जाएगी दीवार में। क्यों? एरिया कम है तो कौन ज्यादा होगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा। अब एरिया कम इधर है, उल्टा करें इसको, पोज कर दिया, पोज।